नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जीके पेपर 1 आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो है माइनर टेस्ट 6 देख रहे थे और 75 क्वेश्चन तक अपन देख चुके। आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक देखेंगे और जो भी स्टूडेंट नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो है फर्स्ट ग्रेड का जो है पेपर 1 जो जीके एंड जीएस है उसको देखा होगा और आप सभी के मन में ये डाउट आ रहा होगा, यार इतने कहां से पढ़े, इतने डीप कहां से पढ़े, कैसे मैनेज करें, कोचिंग वालों से कुछ आ ही नहीं रहा। जबकि सच्चाई क्या है वो मैं आपको जो है एक अलग से वीडियो या तो आज शाम को, रात को मतलब, या फिर जो है कल सुबह बना के बताऊंगा। लाइव जुड़ेंगे अपन, तो आप जो है चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखें, या तो आज रात को या फिर कल सुबह जो है अपन लाइव जुड़ेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे। जो आरपीएससी का पैटर्न है जो आपको व्याख्याता भर्ती में देखने को मिला है उसको सेकंड ग्रेड में जो है आपको अगर वही देखने को मिल गया तो अपन को बचने के क्या रास्ते हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से पढ़ें ताकि जो है कोचिंग वाले फेल हो रहे हैं। तो ये सब सच्चाई के साथ, फैक्ट के साथ अपन बात करेंगे, लेकिन तब तक आप ये वीडियो जरूर देखें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 60 में नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति की शपथ होती है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत, तो कौन से शब्द का जो है प्रयोग इसमें नहीं किया गया। तो अपन ने ये क्वेश्चन पहले देख चुके हैं जब अपन जो है संस्कृत डिपार्टमेंट के क्वेश्चन करते थे तब, और संस्कृत डिपार्टमेंट की प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है तो उसको भी आप जो है जरूर देखें, क्योंकि उन 70 क्वेश्चन में से जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का दिसंबर में क्वेश्चन हुआ था, 40 क्वेश्चन आए थे उसमें से 70 क्लासों में से, तो उसको भी जरूर देखें। तो राष्ट्रपति की शपथ में जो है कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोक्लेम। ठीक है, प्रोक्लेम शब्द है, इसका अगर हम हिंदी में बात करें तो यह प्रचार करना या कोई चीज घोषित करना। ठीक है, तो यह शब्द जो है आपका अनुच्छेद 60 में नहीं आता। प्रिजर्व आता है बिल्कुल, डिफेंड आता है बिल्कुल, और प्रोटेक्ट भी आता है। इन तीनों के वैसे तो एक जैसे से नाम है, लेकिन इनका जो है संरक्षण, रक्षण ऐसे करके जो है इनका अलग अलग, वैसे जो है एक दूसरे की ये प्राइवेसी टाइप्स है, लेकिन जो है आपका क्या है कि एक का तो हो जाएगा संरक्षित करना, एक का रक्षा करना और एक का जो है बचाव करना। तो इस हिसाब से जो है ये तीनों के तीनों शब्द जो है आपके आते हैं, प्रोक्लेम जो है शब्द नहीं आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, यदि संसद बैठक में नहीं है, मतलब संसद बैठक में नहीं है मतलब सत्र नहीं चल रहा है, तो संयुक्त बैठक बुलाने की सूचना राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति किसके द्वारा देता है। मान लो कि संसद बैठक में नहीं है मतलब संसद का सत्र जो नहीं चल रहा है, तो संयुक्त बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति जो है क्या जारी करता है, तो वो जारी करता है आपका लोक अधिसूचना, पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करता है। अध्यादेश के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अध्यादेश जो जारी करना होता है वो कब करता है, जब कोई कानून बनाना हो, संसद का जो है कार्य नहीं कर रहा हो, और ये 6 सप्ताह के लिए लागू होता है। ये अपन जो है पिछली क्लास में चर्चा कर चुके। तो जो है अगर संसद बैठक में नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, लोक अधिसूचना यानी कि पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है संयुक्त बैठक जो है बुलाने की सूचना देगा। क्वेश्चन नंबर 78, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश और पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है। ठीक है, मतलब कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश और पूर्व मंजूरी जो है वो क्या होती है, केवल प्रक्रिया का विषय। ये जो है कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो ये जो आपका कहता है अनुच्छेद 255। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई विधेयक है उसकी पूर्व मंजूरी ली जा रही है तो वो प्रक्रिया किस प्रकार अपनाई जा रही है, इस पर कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, केवल एक प्रक्रिया का विषय है। ये बात जो है अनुच्छेद 255 कहता है, कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी अगर किस प्रक्रिया से वहां तक पहुंचाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 79, यदि लोकसभा में बहुमत न होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो ये किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा। मतलब अगर किसी दल को जो है बहुमत नहीं है लोकसभा में, फिर भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देता है उस दल के, तो ये किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है, तो ये जो है आपका उत्तरदायी शासन का सिद्धांत का उल्लंघन है। ध्यान रखना, मान लो कि किसी को सीटें कम और किसी को ज्यादा है, फिर भी राष्ट्रपति अपने जो है विवेक से क्या करता है, कम सीटों वाले जो है या फिर कम जो बिना बहुमत वाला जो दल है उसको, उसके किसी सदस्य को या फिर जो है क्या कर देता है, सांसद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो यह उत्तरदायी शासन के सिद्धांत का उल्लंघन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80,
संविधान में प्रधानमंत्री को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? अगर बात यह आ जाए कि संविधान में प्रधानमंत्री को किस रूप में उल्लेखित किया गया है, तो हमेशा ध्यान रख लेना मंत्री परिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? मंत्री परिषद का मुखिया। बात अगर संविधान की हो तब मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर यह पूछ ले संविधान में प्रधानमंत्री को किस रूप में उल्लेखित किया गया है, तो मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में। लेकिन प्रधानमंत्री होता क्या है? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अगर प्रधानमंत्री को हम आम बोलचाल में बोलें तो वो होता है अगर यहां पर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री क्या है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन संविधान में इसको जो है मंत्री परिषद का मुखिया के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा ये पीडीएफ जो है सही से नहीं बनी हुई, इसलिए जो है आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की कौन सी संवैधानिक जिम्मेदारी निर्धारित की गई है? तो जो अनुच्छेद आपका 78 है जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य आते हैं, उनमें कौन सी संवैधानिक जिम्मेदारी जो है निर्धारित की गई है प्रधानमंत्री की? सबसे पहले मंत्रियों की नियुक्ति करना। तो देखो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, तो यह तो गलत है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी देना, तो यह हो सकता है। संसद को जानकारी देना, संसद को जानकारी देना जरूरी नहीं है। संसद में बजट प्रस्तुत करना भी जो है प्रधानमंत्री का काम नहीं होता है, वित्त मंत्री का काम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि आपका प्रधानमंत्री का जो संवैधानिक जिम्मेदारी है वो है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्या हो रहा है? मंत्रियों पर दल बदल के प्रावधान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 74(1) की। 74(1) जो है ये कहता है कि जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। शॉर्ट में लिख देता हूं, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी, ठीक है। जिसका प्रधान कौन? प्रधानमंत्री होगा या मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यह बात जो है इसके आगे की है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। 74(2) क्या बोलता है कि मंत्री परिषद है। कौन सी परिषद? मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी हो, राष्ट्रपति को क्या सलाह दी या जो भी सलाह दी है उसकी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। उसकी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 75(1)(a) अनुच्छेद 75(1)(a) है। ये क्या कहता है? सबसे पहले तो ये 91 संविधान संशोधन 2003 से जुड़ा। और ये क्या कहता है? जो है 75(1)(a) जो कहता है कि मंत्री परिषद की अधिकतम व न्यूनतम संख्या का प्रावधान है इसमें, न्यूनतम संख्या, ठीक है। अब जो है बच गया कौन सा आपका? अनुच्छेद 75(1)(b) और ये दल बदल से संबंधित है। और ये जो है ये भी 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें जो है दल बदल के जो है नियम आपके बताए गए, तो ये ध्यान रखना। और अधिकतम संख्या आपको पता है कुल सदस्यों की 15% जो है अधिक नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री सहित, ठीक। तो ये उत्तर हो जाएगा कि दल बदल संबंधी प्रावधान आपके 75(1)(b) में है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने इसकी सीमाएं स्पष्ट की थी? पहले जब मन करता था तब राष्ट्रपति शासन लगा देते थे किसी भी जो है राज्य में, लेकिन एक वाद आया था जिसका नाम है आपका SR बॉम्बई बनाम भारत सरकार। और इस वाद के बाद में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सीमाएं स्पष्ट कर दी थी। तो ध्यान रख लेना, SR बॉम्बई बनाम भारत सरकार जो आपका जो वाद है वो किसके रिलेटेड है? तो वो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। ये वाद की अगर आप चाहो तो एक अलग क्लास भी ले लेंगे जब ये अपनी टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी उसके बाद में, ठीक है। जैसे आरपीएससी के नवाचार हैं और ये बिल्कुल जो मुख्य वाद हैं इनके बारे में हम अलग से क्लास ले लेंगे। जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होता है तो किस अधिकार को स्वतः निलंबित माना जाता है? तो ये हम जो है वैसे जो आपने मौलिक अधिकार में ये पढ़ चुके, जब आपातकाल लागू होता है तो जो अनुच्छेद 19 है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो स्वतः निलंबित हो जाता है, निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है। और अनुच्छेद 20 व 21
कभी भी निलंबित नहीं होता, कभी भी निलंबित नहीं होता है, चाहे आपातकाल लगे चाहे कुछ हो, निलंबित नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 20 और 21 ये रहा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 20 ये कभी भी निलंबित नहीं होते, भले आपातकाल लगे या कुछ भी लगे। लेकिन अनुच्छेद जो 19 है आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो आपातकाल लगते ही क्या हो जाती है, स्वतः ही क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। फिर आपने कहा कि किस मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात की गई है। तो बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे, आपको ये पता होना चाहिए। ये आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए। मूल रूप से कितने, 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है। फिर जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, तो 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है। और ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। अब बोल रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जो है वो किस संविधान किस मौलिक कर्तव्य में आता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है आपका 51A के H में। ठीक है। ए में क्या आता है, ए में आता है संविधान का पालन, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, संविधान का पालन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, सभी का आदर करेंगे। ये सब जो है आपका किस में आता है, आपका 51A में। 51A ई में क्या आता है, तो 51A जो ई है आपका, इसमें आता है आपका भातृत्व की भावना, भेदभाव निषेध, मतलब आप भेदभाव नहीं करेंगे किसी के साथ, भेदभाव निषेध, और महिलाओं का करेंगे सम्मान। तो ये भी ध्यान रख लेना, महिलाओं का सम्मान ये आता है आपका इसमें ई में। फिर जे में क्या आता है, तो जे में जो आता है आपका कि आप क्या करेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे। ठीक है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये जो है आपका हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 251H में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में एक नया कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये कर्तव्य किससे संबंधित है, तो ऊपर अपन बात कर चुके हैं, शिक्षा से संबंधित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2003 का जो 2002 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपको याद कर लेना है। मौलिक कर्तव्य गैर न्यायिक है, न्यायिक है, बिल्कुल सही है। गैर न्यायिक है, बिल्कुल सही। ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, तो ये जो है केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए है, इनका उल्लंघन जो है दंडनीय अपराध है, तो बिल्कुल नहीं है। तो असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 3। लेकिन अपने को मौलिक कर्तव्यों का जो है क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्र ज्ञान, सबका आदर करना चाहिए। इनकी प्रेरणा रूसी संविधान से ली गई है, तो बिल्कुल सही है। ये रूसी संविधान से जो है क्या है, प्रेरित है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 88, वापस वही है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है आपका 51A सी। 51A बी की अगर बात करें अपन, 51A जो बी है, ये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को, राष्ट्रीय आंदोलन, बस इतना अगर आप याद रखोगे तो भी चल जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संयोजना, यह जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन नाम आप ध्यान में रख सकते हो। ये दोनों अपन ऊपर देख चुके। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला, हिंसा ना करें, बिल्कुल हिंसा ना करें, मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल। अभी ऊपर ही मैं बता के आया हूं, हिंसा से दूर रहें,
ठीक है, बता गया हो ना, हिंसा से दूर रहें। फिर आप प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, बिल्कुल ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, तो ये जो है आपका नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य जो है राज्य पर निर्भर करता है, ये ना राज्य को आदेश दिया गया है कि तो राज्य का एक प्रकार से कर्तव्य है, तो ये राज्य के कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व होते हैं। तो ये राज्य का कर्तव्य है, इसका मतलब ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, वो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कौन सा? सार्वजनिक संपत्ति वाला। जब नाम आ जाए सार्वजनिक संपत्ति तो ये क्या है? कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। लेकिन जब बात राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की आ जाए तो ये नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व का मतलब है ये राज्य के कर्तव्य है, सरकार के कर्तव्य है। और देश की रक्षा करना बिल्कुल अपना मौलिक कर्तव्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 90। नीति निर्देशक तत्वों की एक कौन सी विशेषता नहीं है? सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं, बिल्कुल सही। नीति निर्देशक तत्व सामूहिक हितों पर आधारित नहीं होते हैं, तो ये सामूहिक हितों पर आधारित है। सामूहिक हितों का मतलब है बहुत सारे बड़े ग्रुप के हितों को देखते हुए है, तो ये बिल्कुल सही है। तो असत्य बताना था, तो ये असत्य क्योंकि नहीं आना था इसमें। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, बिल्कुल। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये लागू ही करने होंगे। राज्य के पास कोई पर्याप्त संसाधन है तो उसको लागू कर सकता है, वरना जो है राज्य की जो है क्या करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, इसलिए तो ये वाद योग्य नहीं होते हैं। अब है करंट के कुछ क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है करंट के। सबसे पहले, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्राविधि निधि विभाग द्वारा किया जाता है, तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि ये पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पशुपालन विभाग द्वारा, तो पहला ही गलत हो गया इसमें। कौन सी? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। फिर इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चयन लॉटरी द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत एक कैटल यूनिट का अधिकतम 40,000 रुपए तक का क्लेम दे होता है, मतलब कोई भी एक जो है पशु है उसका अधिकतम 40,000 रुपए का क्लेम होता है, अगर कैसे न कैसे अगर पशु की मृत्यु हो जाती है। इस योजना के लाभार्थी चयन में अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16 व 12% आरक्षण प्रदान किया गया। इंपोर्टेंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी एससी को जो है 16 और एसटी को 12% जो है आरक्षण है, और लॉटरी के माध्यम से जो है इसका चयन किया जाता है, लेकिन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। तो पहला गलत है, बाकी तीनों सही है। तो उत्तर हो जाएगा 2, 3 व 4, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। और ये बाल संबल योजना ये 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 18 वर्ष से कम आयु। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहला कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को इलाज हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चा 18 वर्ष से कम होना चाहिए। फिर इस योजना का जो है क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान के मूल निवासी ही पात्र हैं, तो ये गलत हो गया आपका। पहले दूसरे तो सही है, तीसरा गलत है। केवल राजस्थान के निवासी नहीं है, राजस्थान के निवासी प्लस 3 साल तक राजस्थान में अगर रह रहे हो आप, 3 साल तक राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान में निवास कर रहे हो। ठीक है, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है लेकिन 3 साल से राजस्थान में रह रहे हो, फिर भी आप इसके पात्र होंगे। तो केवल राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, अदर भी है। तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2, ऑप्शन नंबर 1 व 2 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। अब याद रखना है, ये करंट के क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर 125 मेगावाट क्षमता के 3 लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित किए जाने हैं? सबसे पहले ध्यान रख लेना किसके द्वारा किए जा रहे हैं, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं, कितने कितने वाट के हैं, तो 125 मेगावाट के कुल कितने हैं, 3। और कहां स्थापित किए जा रहे हैं, तो ध्यान रख लेना गुड्डा बीकानेर में, क्योंकि लिग्नाइट ज्यादा बीकानेर में पाया जाता है, तो गुड्डा बीकानेर जो है आपका ध्यान रखना। ये सारे वैसे बीकानेर का दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है गुड्डा बीकानेर। कंपनी का नाम ध्यान रख लेना नेवली लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2023 हेतु प्रियदर्शनी मिश्रा को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है, इनका संबंध किससे है? हाल ही में केंद्रीय संगीत जो नाटक अकादमी है उसका वर्ष 2023 हेतु प्रियदर्शनी मिश्रा जो है किसको
प्रियदर्शनी मिश्रा को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका संबंध किससे है? तो नाट्य लेखन से। किससे है? नाट्य लेखन से। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो है असुमेलित युग्म का चयन करना है, अपने निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और पंचगौरव कार्यक्रम के संबंध में जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पंचगौरव में क्या होते हैं? कोई भी जो है एक जिला है उसके 5 चीजें, कौन कौन सी चीज, 5 या 5 वस्तुएं या 5 जो है अपन कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसमें खेल वगैरह शामिल हो सकता है, उनको जो है क्या दिया गया? कुछ जो है टैग दिया गया। तो इधर कार्यक्रम में इधर राज्य स्तर पर नोडल विभाग बोला है, एक जिला एक प्रजाति, एक जिला एक प्रजाति जो है ये वन विभाग का है। किसका है? वन विभाग का। तो ये तो हो गया गलत। फिर है एक जिला एक उत्पाद, ये आपका क्या है? कृषि उद्योग विभाग का है, बिल्कुल सही है। एक जिला एक उपज, ये कृषि विभाग का है, बिल्कुल सही है। एक जिला एक पर्यटन स्थल, तो ये आपका पर्यटन विभाग का है। किसका है? टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है पर्यटन विभाग उसका है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें दूसरा तीसरा 2 सही है, इसमें 4 तो ये हो गए और एक है आपका एक जिला एक खेल, एक जिला एक खेल, और ये आपका खेल विभाग का है। तो ये सारे विभागों के नाम ध्यान रख लेना। कौन सा विभाग है ये? खेल विभाग। पंच गौरव यानी कि एक खेल एक प्रजाति एक उत्पाद एक उपज और एक पर्यटन स्थल को हर जिले से शामिल किया जा रहा है। तो इसमें 2 सही है 2 गलत है, तो उत्तर हो जाएगा इसका केवल 2 युग्म सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उल्लास पोर्टल पर वर्ष 2022-23 की अवधि में निरक्षरों का रजिस्ट्रेशन करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जो उल्लास पोर्टल है उस पर निरक्षकों का रजिस्टर करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गठित 7वें राज्य वित्त आयोग की अवार्ड अवधि है। हाल ही में गठित 7वें जो राज्य वित्त आयोग है उसकी अवार्ड अवधि जो है आपकी क्या होगी? तो उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक 5 वर्ष के लिए जो है ये गठित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर स्थित फायसागर जो झील है उसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा है? तो वरुण सागर रखा है। फायसागर नहीं है, वरुण सागर बन चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 99, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, कहां पर? अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जो है राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ध्यान रख लेना उत्तर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोनिका शोराण। और किससे संबंधित हो गई है? कुश्ती से। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है मोनिका शोराण किससे संबंधित है? कुश्ती से। अब कई बोल रहे हैं कि 2024 का क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं आपको खेल के क्वेश्चन कभी के भी आ सकते हैं। पिछले जो है अभी 2024 पीछे ही गया है, 6 महीने पीछे जाओगे तो 2024 आ जाएगा, वो भी ध्यान में आपको रखना है। फिर है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए मुकुट मणिराज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसको किया गया? मुकुट मणिराज को। कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार? किसमें? राजस्थानी भाषा में। कौन सी जो है आपकी जो है रचना? तो गाम और अम्मा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 25 माइनर टेस्ट 6 पूरा हो चुका है, माइनर टेस्ट 7 जल्दी स्टार्ट करेंगे अपन। तब तक चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर ज्वाइन जरूर करें।